गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपने पढ़ लिया है। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के ना कुछ मेथड्स हैं, उसमें से कुछ मेथड्स को हम आज देखेंगे, कुछ आपके रह जाएंगे, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, पहला है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। देखिए यहाँ नाम से ही लग रहा है हिस्टोरिकल, यानी कि जो हो चुका है, जो घटना घटित हो चुकी है पास्ट में, कैसे इस बेसिस पे कैलकुलेट कैसे करेंगे अब ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू को। कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन रिक्रूटिंग, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट आपने खर्चा कर दिया है, क्या चीज पे खर्चा कर दिया है? रिक्रूटमेंट पे, हायरिंग पे, ट्रेनिंग पर और अपने एम्प्लॉयज के डेवलपमेंट के लिए जो भी खर्चा आपने कर दिया है उसको आप कंसीडर करते हैं यहाँ पर। ये वाला जो खर्चा हो गया है आपका, ठीक है, जो खर्चा आपने कर दिया इसको कैपिटलाइज किया जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट में हम इसको शो करेंगे और इसके बाद अमोर्टाइज्ड किया जाता है ओवर द एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा भाई, ये कैपिटलाइज्ड क्या है और अमोर्टाइज्ड क्या है। देखिए कैपिटलाइज्ड का मतलब ना, एक एग्जांपल से समझिए, जब आप अपने बिजनेस में किसी प्लांट एंड मशीनरी को लेकर आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी मान लो कि आपने 5 लाख का खरीद करके लेके आया, तो जिस साल आप लेकर के आए उसी साल पूरा का पूरा खर्चा दिखा देते हैं कि आप 5 लाख का, नहीं ऐसा नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और जितना भी, कब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? जितना भी एक्सपेक्टेड लाइफ है उस प्लांट एंड मशीनरी का तब तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक वैसा ही ना यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के भी साथ होता है। ह्यूमन रिसोर्स को आप लॉन्ग टर्म एसेट्स कंसिडर करते हैं और ये जो आपने खर्चा किया ना, आपको ये यहाँ पे मानते हैं आप कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हमें फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए जो भी खर्च आप यहाँ पे करते हैं, जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड होता है, इसको आप क्या कर लेते हैं? कैपिटलाइज्ड कर लेते हैं। और कैपिटलाइज्ड करने के बाद फिर क्या होता है? अमोर्टाइजेशन। यहाँ पे बात हो रही है आपकी ह्यूमन रिसोर्स की, इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं है लिखा हुआ, अमोर्टाइज्ड है लिखा हुआ। अमोर्टाइजेशन का मतलब यानी कि जितना भी यूजफुल लाइफ है ह्यूमन रिसोर्स का, जो भी खर्च आपने किया उस खर्च को ना आप स्प्रेड आउट कर देते हैं टिल एक्सपेक्टेड सर्विस लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। अब आपका क्लियर हो गया होगा कि कैपिटलाइज्ड क्या है और अमोर्टाइज्ड क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट के? देखिए सिंपल मेथड है। सिंपल इसलिए क्योंकि जो भी आपने खर्चा कर दिया बस वो आपको कैलकुलेट करना है, जोड़ना है और फिर वही आपकी वैल्यू हो जाती है ह्यूमन रिसोर्स की। बेस्ड ऑन एक्चुअल रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, ये जो है आपका एक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड होता है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, इसको समझना आसान होता है, लेकिन हाँ कुछ डिमेरिट भी है। अब डिमेरिट क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का? देखो, ऑल एम्प्लॉयज में अपीयर इक्वली वैल्यूएबल, क्योंकि जितना भी आपने खर्चा किया है केवल वही आप कंसीडर करते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास 5 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय के लिए आपने सेम खर्चा किया। ठीक है, नंबर 1 एम्प्लॉय को आप लेके आए, मान लेते हैं कि 2 लाख का खर्चा हुआ, नंबर 2 को लेके आए 2 लाख का खर्चा किया, नंबर 3 को लेके आए 2 लाख का खर्चा किया, इस तरह से नंबर 4 नंबर 5 को लेके आए 2 लाख का खर्चा किया। लेकिन उनकी वैल्यू जो आपने सबकी वैल्यू 2 लाख की लगा दी है, क्या ये जरूरी है वो पांचों एम्प्लॉय जो है जितना भी मेहनत कर रहे हैं आपकी कंपनी के लिए, जितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे? ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका परफॉर्मेंस अलग अलग होगा, सबका स्किल अलग अलग होगा। देखो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ डिमेरिट में, ऑल एम्प्लॉयज में अपीयर इक्वली वैल्यूएबल, जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो जो है इक्वली वैल्यूएबल दिख तो सकते हैं, इसलिए क्योंकि सबके ऊपर आपने समान खर्चा किया हुआ है, इक्वली खर्चा किया हुआ है। इफ देयर कॉस्ट आर सिमिलर, इक्वली वैल्यूएबल क्यों देखेंगे? क्योंकि जो उनका खर्चा है वो सेम सेम है रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस और स्किल, लेकिन उनका परफॉर्मेंस और स्किल जो है वो डिफर हो सकता है। ठीक है, ये इसका क्या है? डिमेरिट है। आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट्स, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट अप्रोच है आपका, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन एसेट्स अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गज ऑन डिक्रीजिंग, ये हम डिमेरिट ही पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, जब आप अमोर्टाइजेशन करेंगे, आज सपोज डेट जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है उनकी वैल्यू 10 लाख है, नेक्स्ट ईयर जब आप अमोर्टाइजेशन करते हैं तो वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी? नहीं, कुछ परसेंट से करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू जो है ना वो आपके बैलेंस शीट में कम होती दिखेगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम होती दिखेगी। लेकिन आप देखिए जो आपके एम्प्लॉयज हैं समय के साथ साथ उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता जाता है। जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो उनकी वैल्यू भी क्या होगी? वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है,
जो हम कंप्यूट करते हैं वो ये बताते हैं कि आज की डेट में जो वैल्यू है वो ईयर बाय ईयर जो है डिक्रीजिंग होते चले जाएगी ड्यू टू अमोर्टाइजेशन। अगर रियलिटी की बात करें तो ह्यूमन एसेट्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो भी आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं वो जो है एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो उनकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, ये आपका क्या था, डिमेरिट था। नेक्स्ट है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। ये भी ना आपको नाम से स्पष्ट होगा। रिप्लेसमेंट, जब आप कुछ रिप्लेस करके लाते हैं यानी कि पुरानी चीजें हटा करके नया लेकर आते हैं। अगर आपको अपना फोन ही रिप्लेस करना है तो पुराना वाला फोन हटा करके आप नया फोन यूज करेंगे। उसी तरह से ना यहाँ पे भी, अब आप कहेंगे क्या करेंगे, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस करेंगे। हाँ, ह्यूमन रिसोर्स को ही रिप्लेस करेंगे। इसमें क्या है, एस्टिमेट द कॉस्ट टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। आप वो सारा खर्चा निकालेंगे जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को रिप्लेस करने पर आएगा विद समवन ऑफ इक्विवेलेंट स्किल। इक्विवेलेंट स्किल होना चाहिए एंड सेम एक्सपीरियंस होना चाहिए एट करेंट प्राइसेज। देखिए इसका मतलब क्या है ना, मान लो आज आपके पास एक एम्प्लॉय है कोई मिस्टर ए नाम का, ठीक है। ये मिस्टर ए को अब हटाकर आप किसी मिस्टर बी को लाना चाहते हैं और ये मिस्टर बी के पास सेम स्किल होना चाहिए जो मिस्टर ए के पास है और वही एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मिस्टर ए के पास है। आज के डेट में अगर आप मिस्टर बी को लेके आते हैं तो उनके रिक्रूटमेंट पर, सिलेक्शन पर, ट्रेनिंग पर, डेवलपमेंट पर जितना भी खर्च होगा वही वैल्यू होगी आपके एम्प्लॉय जो पहले से थे ना मिस्टर ए, उस मिस्टर ए की वैल्यू। क्लियर है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट में क्या है, आज के डेट में आप चेक करेंगे कि आपके पास जो एम्प्लॉय है अगर उनको हटाकर उन्हीं के सेम इक्विवेलेंट स्किल और सेम एक्सपीरियंस वाला पर्सन अगर आप लेकर के आते हैं तो कितना खर्च आएगा आपका, ठीक है, रिप्लेस करने पे। यही है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। और जो वैल्यू आती है, जो खर्च आप आज की डेट में निकालते हैं, जो करेंट प्राइसेस पर निकालते हैं, वो होता है आपका वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके मेरिट्स क्या हैं? इट इज मोर रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इसलिए होगा क्योंकि वैल्यू जो है वो आपका पास्ट के बेसिस पे नहीं होता, आज के डेट में होता है। करेंट वैल्यू को आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज मोर रियलिस्टिक बिकॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इनकॉर्पोरेट्स, यानी कि इंक्लूड करना द करेंट वैल्यू ऑफ द फर्म्स ह्यूमन रिसोर्सेज। आप करेंट वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। डिमेरिट की बात करें तो डिमेरिट क्या है आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड का, इट में फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली, ये हमेशा हमेशा आपका फ्लक्चुएट हो सकता है जो वैल्यू है, एंड इट इज हार्ड टू एसर्टेन करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। और करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एसर्टेन करना थोड़ा सा टिकलिश प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि देखिए सारे पर्सन का जो मेरिट है, जो उनका स्किल है, एक्सपीरियंस है, वो डिफर होगा। ठीक है, दो पर्सन को अगर आप लेते हैं तो दोनों का स्किल सेम हो ये जरूरी नहीं है, तो वहां पर ये एसर्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि करेक्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होगा अगर सेम, यानी कि जो आपके एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स हैं उनके इक्वल का बंदा अगर आप लेकर के आते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड। अपॉर्चुनिटी क्या है, आपने अपॉर्चुनिटी का मतलब इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं आप इसको, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यहां भी वैसा ही है, मीनिंग तो वही है। देखते हैं इसको क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड में। वैल्यू जो है किसी भी एम्प्लॉय की वो डिटरमाइन हो गई अकॉर्डिंग टू हिज अल्टरनेटिव यूज। अब इसका मतलब क्या है, आगे देखते हैं। इन केस एन एम्प्लॉय हैज नो अल्टरनेटिव यूज देयर विल बी नो वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिम। अभी भी समझ में नहीं आया ये भी क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं, तीसरा लाइन देखते हैं, कुछ समझ में आ जाए। देयर विल बी नो वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिम, ठीक है। इन दिस अप्रोच देयर इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस फॉर द स्केर्स एम्प्लॉयज। अब थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें क्या है ना, देखिए कोई भी पर्सन आपके पास है, आपके पास कोई मिस्टर ए नाम का एम्प्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसके लिए ना अब बिडिंग प्रोसेस होगा, बोली लगाई जाएगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं और उसको लेकर जाओगे, यानी कि कहीं और का मतलब किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर लेकर के जाओगे, दूसरे डिपार्टमेंट वाले कितनी बोली उसकी लगाते हैं वही वैल्यू होगी उस मिस्टर ए की। अब वापस से पढ़ते हैं,
वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू हिज अल्टरनेटिव यूज, यानी अगर आप अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर जा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले जो है जो भी वैल्यू लगाएंगे आपके एम्प्लॉय की, वही जो है आपके ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू होगी। इन केस एन एम्प्लॉय हैज नो अल्टरनेटिव यूज, अगर दूसरे डिपार्टमेंट वाले ने कह दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है, तो देयर विल बी नो वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिम, जिस एम्प्लॉय को आप पकड़ करके लेके गए थे ना दूसरे डिपार्टमेंट में, उसकी कोई वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी कि भाई दूसरे ने कोई भी बोली नहीं लगाई है आपकी, इसलिए कोई भी वैल्यू आपकी नहीं है। इन दिस अप्रोच देयर इज कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, बोली लगाने की प्रक्रिया होती है यहाँ पर, कॉम्पिटिटिव मार्केट के जैसा यहाँ पर बात होता है। फॉर द, किसके लिए बोली लगाई जाएगी? फॉर द स्केयर्स एम्प्लॉयज। ये जो है ना आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड, ये वहां पे काम करता है जब एम्प्लॉयज जो है बहुत ही कम संख्या में अवेलेबल हो। ठीक है, देखिए इसका मेरिट क्या है, इट कैन बी एडवांटेजियस, ये जो है एडवांटेजेस का हो सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड का, इन दैट सिचुएशंस वेयर लेबर इज स्केर्स, जहां पे आपके लेबर जो है, एम्प्लॉयज जो है वो दुर्लभ संख्या में उपलब्ध है, कम संख्या में उपलब्ध है, एंड डिपार्टमेंट्स बीड, और जब डिपार्टमेंट जो है वो बोली लगाता है फॉर द सर्विसेज ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। और डिमेरिट क्या है, restricting it to the next best use of the employee within the same organization। डिमेरिट ये है कि अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट बोली नहीं लगाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कोई दूसरा डिपार्टमेंट अगर बोली ही नहीं लगा रहा है, तो उस पर्सन की, उस एम्प्लॉय की कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, है ना लिखा हुआ देयर विल बी नो वैल्यू प्लेस्ड ऑन हिम। अब एक बात बताइए, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छा कारपेंटर है, कारपेंटर यानी कि जो लकड़ी का काम करता है ना, वो बहुत बारीकी के साथ कोई भी काम करता है। अब कारपेंटर को आप कहिएगा कि चलो भाई अच्छी कुकिंग करो, तो ये जरूरी है क्या कि कारपेंटर जो है वो अच्छी कुकिंग भी करे? ये जरूरी नहीं है। तो अब आप किसी कुकिंग डिपार्टमेंट में लेकर जा रहे हैं उस कारपेंटर को कि भाई इसकी बोली लगाओ, तो वहां पे कारपेंटर की क्या ही बोली लगाई जाएगी? तो किसी भी पर्सन का जो है ना वो अलग अलग स्किल होता है, एक डिपार्टमेंट के लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है कि दूसरे डिपार्टमेंट के लिए उस पर्सन का कोई भी यूज ना हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेथड जो है स्केर्स एम्प्लॉयज वाले केस में ही काम करेगा, हर जगह जो है ये काम नहीं करेगा, इसलिए इसके डिमेरिट में भी लिखा हुआ है रिस्ट्रिक्टिंग इट टू द नेक्स्ट बेस्ट यूज। अगर नेक्स्ट बेस्ट यूज नहीं है, कोई भी बिडिंग नहीं हो रही है, तो कोई भी वैल्यू उनकी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़िए, स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच। अब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है, पहले से डिसाइड कर लेना, प्री डिसाइडेड जिसको आप बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच दिया था, इट वाज सजेस्टेड बाय डेविड वाटसन। ठीक है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड इन ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग असाइंस अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच में क्या करते हैं, पहले से एक कॉस्ट हम निर्धारित कर लेते हैं, प्री डिटरमाइंड कर लेते हैं कॉस्ट को, टू ईच एम्प्लॉय बेस्ड ऑन फैक्टर, सारे एम्प्लॉय के लिए कौन से फैक्टर्स के ऊपर बेस होगा, लाइक जॉब ग्रेड, सबकी ग्रेडिंग जो है, ग्रेडिंग के हिसाब से आप एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिटरमाइन कर लेंगे और सबके पोजीशन के हिसाब से कॉस्ट को पहले से ही डिटरमाइन कर लेंगे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट आप क्या क्या चीज के लिए निकालेंगे, रिक्रूटमेंट के लिए, हायरिंग का स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, पहले से खर्च को निर्धारित कर लेना, प्री डिटरमाइन कर लेना, ट्रेनिंग के लिए और अपने एम्प्लॉयज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये सब के लिए क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालना है। द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज इज देन यूज्ड। अब टोटल कॉस्ट जो भी ये सबका पूरा खर्चा होगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसको आप यूज करेंगे टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ योर एम्प्लॉय एंड ओवरऑल वर्कफोर्स, यानी टोटल एम्प्लॉय के लिए आप खर्चा जो है यहाँ से डिटरमाइन कर लेंगे। इकोनॉमिक वैल्यू अगर आपको निकालनी है अपने एम्प्लॉय की, तो इसी बेस पर आप निकालेंगे, कौन से बेस पर, जो आपने प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को एसर्टेन किया है उस बेसिस पर। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर टिपिकली अपडेटेड, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो अपडेट किया जाता है एनुअली। क्यों किया जाएगा, क्योंकि चेंजेस होते रहते हैं हमेशा हमेशा, टू रिफ्लेक्ट चेंजेज इन मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन में चेंज होगा,
ट्रेनिंग प्रोग्राम में चेंज होता है, एंड अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, और भी कुछ फैक्टर्स में चेंज होते हैं। तो उस कारण से स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो है वो हम एनुअली क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पर ही आप अपने एम्प्लॉय का इकोनॉमिक वैल्यू निकालेंगे। मेरिट क्या है, इजी टू अप्लाई अक्रॉस लार्ज वर्कफोर्स। अब बहुत ज्यादा अगर वर्कफोर्स है आपके पास तो सबकी अलग अलग ग्रेडिंग कर दीजिए और स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करके आप अपने सारे वर्कफोर्स की वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू निकाल सकते हैं। डिमेरिट्स की अगर हम बात करें, इट इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वैल्यू और परफॉर्मेंस। डिमेरिट क्या है, अब देखिए एक ग्रेड जो भी है, मान लेते हैं कि आपके एक पार्टिकुलर ग्रेड में ना सब मिला करके 20 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 20 के लिए आपने तो सेम स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन कर दिया, लेकिन वो सब का जो स्किल है, जो परफॉर्मेंस है, वो सेम हो ये जरूरी तो नहीं है ना। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पे क्या होता है, इग्नोर कर दिया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंस को आप कंसीडर नहीं करते हैं, परफॉर्मेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। सारे लोगों के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट आप सेम डिटरमाइन कर दिए, लेकिन सारे लोगों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, जो स्किल होगा, जो परफॉर्मेंस होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो सेम हो ये जरूरी नहीं है। ये इसका डिमेरिट है, इग्नोर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन वैल्यू और परफॉर्मेंस। ठीक है, आज के लेक्चर में आपने देखा मेथड्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। इसमें आज आपने 4 मेथड्स देखे हैं। पहला है आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, जो खर्चे कर दिया वो कंसीडर करते हैं, नाम ही है इसका हिस्टोरिकल। दूसरा आपने देखा रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, आपके पास जो एम्प्लॉय है उसकी जगह अगर किसी और को लेके आएंगे, रिप्लेस करेंगे, तो क्या खर्चा आएगा, यानी कि आज के डेट का खर्चा, करेंट कॉस्ट क्या आएगा, जितना भी कॉस्ट आएगा वो कंसीडर कर लेंगे आप। फिर है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि कोई दूसरे जो है आपके एम्प्लॉय की क्या वैल्यू देते हैं, जो भी वैल्यू लगाएंगे वही वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं आप अपने ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू। नेक्स्ट था स्टैंडर्ड कॉस्ट अप्रोच, यहाँ पे आप कॉस्ट को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं, पहले से कॉस्ट को सेट कर लेते हैं और उसी बेसिस पर इकोनॉमिक वैल्यू फाइंड करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स की। ठीक है, इसके साथ साथ ना आपका कुछ और भी मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।